नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। सियासत की अपराध के साथ बढ़ रही सांठगांठ के ऊपर करारी चोट करते हुए एक शायर ने कहा कि लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, बने हो दूल्हा तो सारी बारात लेके चलो। शरीफ लोग इलेक्शन नहीं जिता सकते, शरीफ लोग इलेक्शन नहीं जिता सकते, अगर जीतना है तो गुंडों को साथ लेके चलो। और शायद यही कारण है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में सजा याफ्ता है और असंख्य महिलाओं के कथित यौन शोषण का आरोपी है, जिसके ऊपर दो लोगों की हत्याओं के केस दर्ज हैं, जिसने अपने डेरे में 400 साधुओं को कथित रूप से नपुंसक बनाने जैसा घृणित कर्म किया हुआ है, जिसके ऊपर गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के मामले दर्ज है, और जो अपने इन गंभीर अपराधों के चलते जेल में सजा काट रहा है, ऐसे अपराधी के ऊपर उसके जेल जाने के बाद से सूबे की सरकार न केवल मेहरबान है बल्कि उससे मदद की उम्मीद भी बांधे हुए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कथित धर्मगुरु डेरा सच्चा सौदा सुप्रीमो गुरमीत राम रहीम की, जिसे गंभीर अपराधों में जेल में होने के बावजूद एक बड़े जन समुदाय में उसके कथित प्रभाव के चलते 10वीं बार पैरोल पर बाहर लाया गया है, ताकि वो अपने भक्तों को एक खास पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर सके। हालांकि इस बार राम रहीम की पैरोल को लेकर उतना हंगामा नहीं मचा है जितना कि पिछली बार उसे जनवरी 2023 में दी गई पैरोल पर मचा था। तब इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके इस मामले में हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी कि हरियाणा सरकार वोटों के लिए एक सजा याफ्ता कैदी को आम कैदियों से ज्यादा पैरोल की फैसिलिटी दे रही थी। अब इसे इत्तेफाक कहिए कि राजनीतिक मंशा कि जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया तो देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव सामने खड़ा मिला। 7 फरवरी 2022 को उसे 21 दिनों के लिए जेल से बाहर लाया गया था, तब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे। 17 जून 2022 को हरियाणा के निकाय चुनाव के बीच भी वो 30 दिन की पैरोल पर बाहर था। 15 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के आदमपुर चुनाव के दौरान उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की और 20 जुलाई 2023 को 30 दिन के लिए उसके लिए जेल के दरवाजे को खोल दिया गया था, क्योंकि उन दिनों हरियाणा में पंचायत के चुनाव थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दिनों भी वह 21 दिन के लिए जेल से बाहर था। 20 जनवरी 2024 को वो पूरे 50 दिनों के लिए जेल से बाहर था, और अब फाइनली 13 अगस्त 2024 को एक बार फिर वो 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ गया है, क्योंकि अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बार राम रहीम अपना जन्मदिन भी मनाएगा और प्रवचन भी देगा। हत्या और रेप के गंभीर आरोपों में कारावास की सजा काट रहा राम रहीम पिछले 2.5 साल में 253 दिन यानी करीब 1 साल की पैरोल लेकर बाहर आ चुका है। क्या यह रिकॉर्ड आपको किसी गंभीर आपराधिक छवि वाले व्यक्ति का लगता है? और यदि लगता है तो फिर इस रिकॉर्ड को देखकर जेल नहीं लगती बल्कि एक धर्मशाला लगती है। इस रिकॉर्ड को देखकर कानून नहीं लगता बल्कि तमाशा लगता है, और इस रिकॉर्ड को देखकर यह भी लगता है कि यदि कैदी में दम हो, यदि कैदी कोई कद्दावर शख्स हो, तो वो अपनी जेल यात्रा की EMI भी बनवा सकता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जेल की सजा को काट सकता है। जिस भी शख्स को यह गलतफहमी हो कि देश का कानून सब अमीर गरीब छोटे बड़ों के लिए एक जैसा है, वो गुरमीत राम रहीम के जेल के इस पैरोल कार्ड की एंट्रीज देखकर अपनी गलतफहमी को दूर कर सकता है। राम रहीम के मामले में इत्तेफाक महज इतना नहीं है कि वो जब भी जेल से बाहर आया तो कोई ना कोई चुनाव उसके सामने खड़ा था, बल्कि इत्तेफाक ये भी है कि जब जेल जाने के बाद लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई की गई, उसकी 3 पैरोल नामंजूर हो गई, तो उसके प्रभाव क्षेत्र की वोट लेने की ख्वाहिशमंद हरियाणा सरकार ने अच्छे आचरण वाले कैदी अधिनियम अस्थायी रिहाई 1988 में ही उसके हिसाब से बढ़िया बदलाव कर दिए, ताकि उसे आराम से पैरोल मिल सके। और अब
अच्छे आचरण वाले कैदी अधिनियम अस्थायी रिहाई 2022 इस तरह से बनाया गया है कि इस सजा याफ्ता धर्मगुरु राम रहीम को पैरोल मिलने के रास्ते में आने वाली सारी कानूनी दिक्कतें खत्म हो गई है। अब इस बदलाव की करामात देखिए कि जिस राम रहीम की पैरोल की एक दरखास्त जो ये कहकर टाल दी गई थी कि उसे खेती करनी है, लेकिन ये दरखास्त खारिज हो गई क्योंकि उसके नाम खेती योग्य ज़मीन थी ही नहीं। इसके बाद उसने एक दरखास्त ये कहकर डाली कि उसने अपनी मुंह बोली बेटी की शादी में जाना है, लेकिन क्योंकि उसके पास अपनी सगी 2 बेटियां थी, इसलिए मुंह बोली बेटी या गोद ली हुई बेटी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कहकर उसकी ये दरखास्त भी खारिज कर दी गई। इसके बाद उसने एक और दरखास्त ये कहकर डाली कि उसे अपनी बीमार माँ के लिए पैरोल चाहिए, लेकिन उसकी ये दरखास्त भी ये कहकर खारिज कर दी गई कि उसकी माँ जिस जगह पर रह रही है वहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसकी माँ को देखभाल करने के लिए उनके पास एक पोता और एक पोती भी है। यानी अच्छे आचरण वाले कैदी अधिनियम अस्थायी रिहाई अधिनियम 1988 के तहत राम रहीम को पैरोल लेने में कानूनी अड़चनें आगे आ रही थी, इसलिए सरकार ने इस अधिनियम की वे सारी बेड़ियां 2022 के अधिनियम बना करके काट दी, जो कि राम रहीम की पैरोल के रास्ते में, या कह लीजिए राम रहीम की चुनाव के समय सरकार को दी जाने वाली पॉलिटिकल असिस्टेंस के रास्ते में आड़े आ रही थी। और जैसे ही इस पैरोल के अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए तो पिछले 2.5 साल में लगभग 10वीं बार राम रहीम बाहर आ गया और बाहर आते ही चुनाव में वो बीजेपी का अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गया। हालांकि बीजेपी इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंशा से साफ इनकार करती रही है। इस मामले में पिछली बार मचे हंगामे पर हरियाणा की बीजेपी सरकार के तत्कालीन जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने तब कहा था कि डेरा प्रमुख की पैरोल में कुछ भी अवैध नहीं है, उसे ये पैरोल अच्छे आचरण वाले कैदी अधिनियम 2022 के तहत दी गई है। रणजीत चौटाला ने कहा था कि राम रहीम को जेल से बाहर लाने का फैसला जेल अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की सांझी अनुमति से हुआ है और राम रहीम के पैरोल और उनकी फरलों के आवेदनों में किसी भी प्रकार से बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह के मसलों पर कानूनी और तकनीकी शब्दों का मुलम्मा चढ़ाने से सच्चाई नहीं बदलती है। असल सच्चाई क्या है, ये बात लगभग सबको पता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि राम रहीम से मदद लेने और देने के इस 2 वे रोड पर अकेली बीजेपी ही शामिल नहीं है, बल्कि उस समय जब राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा की तूती बोलती थी और उसका साम्राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ही नहीं बल्कि विदेश में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, तब कांग्रेस, इनेलो और अकाली दल सरीखे लगभग सभी दल डेरे की ड्योढ़ी पर हाजिरी लगाते हुए देखे जा चुके हैं। साफ साफ शब्दों में कहे तो हरियाणा और पंजाब की सरकारें तो बाबा से रिश्ता बनाकर ही आगे बढ़ी हैं, यानी डेरे से समर्थन मांगने के हमाम में सभी दल नंगे नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त बीजेपी सरकार जो है वो सत्ता में है, इसलिए इस मामले में उसकी जवाबदेही जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा मुझे ये बात भी समझ नहीं आती है कि सारे देश में राम के नाम पर चुनाव जीतने का दम भरने वाली बीजेपी हरियाणा और अपने आसपास के राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान राम रहीम पर आकर के क्यों अटक जाती है। क्या पार्टी को अपने नेताओं, अपने विकास कार्यों, अपने एजेंडों और अपने भगवान राम पर विश्वास नहीं है, जो एक घोषित बलात्कारी और हत्यारे से चुनाव के दौरान यूं मदद की आस करती है। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का तीसरा गद्दी नशीन गुरु है। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना जी ने सिरसा में की थी। शाह मस्ताना बलूचिस्तान के जिला कलायत के रहने वाले थे। उन्होंने ये डेरा एक छोटी सी कुटिया में सत्संग और प्रवचन के साथ शुरू किया था। धीरे धीरे करके लोग इस डेरे से जुड़ने शुरू हुए थे। शाह मस्ताना के बाद महाराज सतनाम सिंह ने इस गद्दी को संभाला और उनके बाद ये गद्दी गुरमीत राम रहीम को 1990 में मिली। राम रहीम के गद्दी संभालने के बाद डेरे के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, क्योंकि राम रहीम ने परंपरागत गुरुओं की छवि से बाहर निकलते हुए खुद को रंगीन दुनिया की चमक दमक से जोड़ दिया। राम रहीम ने गुरुओं का चोला छोड़कर मॉडर्न ड्रेसेस पहनी, फिल्मों में, एल्बमों में एक्टिंग की, गाने गाए,
राम रहीम की स्पोर्ट्स बाइक और स्पोर्ट्स कार में चलने की आदत ने युवाओं में उसका क्रेज खड़ा किया। नशा मुक्ति, शराबबंदी, सामूहिक सफाई अभियान, सामूहिक पौधारोपण अभियान, सामूहिक गरीब कन्या विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के चलते उसने करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा। शाह मस्ताना और शाह सतनाम सिंह के बाद डेरे की गद्दी संभालने वाला राम रहीम पहला ऐसा शख्स था जिसे राजनीति में भी पूरा इंटरेस्ट रहा। उससे पहले के गद्दी नशीन गुरुओं ने राजनीति में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसने 1990 में डेरे की गद्दी संभाली थी और अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के चलते अपने डेरे में एक पॉलिटिकल विंग की स्थापना भी की थी। 2007 में उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की थी। 2014 में उसने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन का ऐलान किया और तब उस साल सिरसा में आयोजित रैली में उसके लाखों समर्थक शामिल हुए थे। हालांकि तब मोदी जीत गए थे, लेकिन विश्लेषक इसमें राम रहीम का कोई योगदान नहीं देखते और इसे तब की एक तरफा मोदी लहर की जीत बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस दौरान उसकी इतनी तूती बोल रही थी कि चुनाव से पहले 40 उम्मीदवार उसके पास साल 2014 में उसका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और चुनाव के बाद हरियाणा में बनी बीजेपी सरकार के 18 से ज़्यादा विधायक और कुछ मंत्री भी राम रहीम का धन्यवाद करने डेरे में पहुंचे थे। सत्यहिंदी.com पर मौजूद एक आर्टिकल ने इस मामले पर लिखा है कि यदि वास्तव में ही राम रहीम का प्रभाव इतना ज़्यादा होता तो सिरसा में, जहां पर डेरा सच्चा सौदा का मुख्य कार्यालय है, वहां पर इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 3.25 लाख वोट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा न जीत पाती, बल्कि बीजेपी कैंडिडेट की जीत होती। इसके अलावा एक रिपोर्ट पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि साल 2017 के चुनाव में अकाली दल ने भी राम रहीम के समर्थन से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल तो तब इस आस में राम रहीम से जाकर मिले भी थे और उस समय अकाली दल के रसूख के चलते सिख समाज के धार्मिक नेतृत्व ने राम रहीम के खिलाफ दिए गए फैसले भी वापस लिए थे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अकाली दल आज तक सत्ता में वापसी न कर सका, बल्कि धीरे धीरे अकाली दल हाशिए पर ही खड़ा हुआ नजर आता है। अब कहीं जाकर सुखबीर बादल को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो उन्होंने अकाल तख्त के आगे जाकर अपनी इस भूल को स्वीकारते हुए माफ़ी मांगी है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि राम रहीम का आज भी बेशक किसी समुदाय या किसी खास जगह पर या किसी खास आबादी पर कोई असर दिखाई देता हो, लेकिन उस असर के वोट में बदलने का कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि राम रहीम से वोटों के समर्थन की आशा केवल एक कोरी बेवकूफ़ी और जन समुदाय के सामने बीजेपी की अपने ही हाथों अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार को इस तरह की आपराधिक छवि वाले व्यक्ति से कोसों दूर रहकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में राम रहीम एक चले और जले कारतूस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।